भारत एक ऐसा देश जो हमेशा से बाहरी ताकतों का गुलाम रहा है। हमारा ये हारा हुआ देश, एक मिनट, हारा हुआ देश हमेशा से गुलाम रहा है। बस बहुत हो गया, मैं तंग आ चुका हूं ऐसे लोगों से। हमारा देश कोई संजय लीला भंसाली की मूवी नहीं है कि अपने हिसाब से कोई भी स्टोरी बना लो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे पूरे देश को ब्रिटिशर्स ने कभी भी डायरेक्टली रूल नहीं किया? और क्या आपको पता है कि हमारे देश में दुनिया की सबसे पहली ह्यूमन सोसाइटी का निर्माण हुआ था? दुनिया की सबसे पुरानी भाषा जो अब तक बोली जा रही है, क्या वो हमारे देश की है? एंड फाइनली, क्या हमारा देश हमेशा से बाहरी ताकतों का गुलाम रहा है? दोस्तों, अगले 9 मिनट में मैं आपको भारत के इतिहास के 5 ऐसे सच बताने वाला हूँ जो 99% इंडियंस को पता ही नहीं, और इसलिए वो आज ऐसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे देश के इस महान इतिहास को पूरे दुनिया के सामने क्यों छुपाया गया। तो इस एपिसोड को आप पूरा जरूर देखिएगा ताकि मेरी तरह आप हमारे देश पे गर्व कर सकें और हेटर्स का मुंह बंद कर सकें। तो इस पॉइंट के लिए हमें चलना पड़ेगा एंशिएंट वर्ल्ड में, जब 3 सभ्यताओं ने मिलकर ह्यूमन सिविलाइजेशन के बुनियाद को रखा था। वह 3 सभ्यताएं थी एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट मेसोपोटामिया यानी मॉडर्न इराक, और इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब तक माना जाता था कि ये 3 सभ्यताएं कुछ 5000 साल पहले लगभग एक ही समय पर शुरू हुई थी। पर दोस्तों, IIT खड़गपुर के आर्कियोलॉजिस्ट के 2014 में आए गए रिसर्च पेपर के मुताबिक इंडस वैली सिविलाइजेशन 8000 साल पुरानी हो सकती है। अगर ये सच है तो इंडस वैली के लोगों ने इजिप्ट और मेसोपोटामिया की शुरुआत के हजारों साल पहले ही भारत देश में प्रवास कर लिया था, जिसका मतलब है कि पूरे दुनिया की सबसे पहली ह्यूमन सोसाइटी हमारे देश में आई थी। अगर इंडस वैली की पॉपुलेशन भी देखें तो द एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 40 to 60 lakhs, जो एंशिएंट इजिप्ट और इराक के पीक पॉपुलेशन के मुकाबले 3 से 4 गुना तक थी। तो ये रिसर्च हमें ये बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सभ्यता है, और इसी कारण मानव समाज के निर्माण में भारतवासियों का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, सोचिए, इतनी बड़ी बात हमारे देश में कितने कम लोगों को पता है। अब आइए चलते हैं इक्वली इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 2 की तरफ। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा जिसका रिटर्न रिकॉर्ड हो और अब तक बोली जा रही हो वो क्या है? वो है तमिल। जी हाँ दोस्तों, तमिल हमारे देश में 5000 सालों से बोली जा रही है। वणक्कम चक्रवर्ती। दुनिया में ऐसी और कोई भाषा है ही नहीं जो इतने लंबे समय से अटूट चली आ रही हो, क्योंकि कोई और सभ्यता अपने आप को इतने लंबे वक्त तक कभी संभाल ही ना सकी। या तो उनकी सभ्यता ही खत्म हो गई या फिर इतनी डाइल्यूट हो गई कि उनकी पूरी भाषा ही बदल गई। बट तमिल लैंग्वेज अपनी शुरुआत से लेकर अब तक वैसी ही बोली जा रही है। दोस्तों, आप यहाँ पे जितने लैंग्वेजेस देख रहे हो, इनमें से कई लैंग्वेजेस संस्कृत से आए हैं। बट क्या संस्कृत का प्रभाव सिर्फ इंडिया में पड़ा? तो आइए देखते हैं संस्कृत भाषा ने दुनिया पे क्या असर किया। संस्कृत की शुरुआत हमारे पूर्वज इंडो आर्यंस के द्वारा की गई थी, और इस भाषा से दुनिया के कई बड़े धर्मों के स्क्रिप्चर्स और गाइडलाइंस लिखे गए। बुद्धिज्म धर्म का निर्माण करने और उसे फैलाने में भारतवासियों का बहुत बड़ा हाथ था। अगर हम थाईलैंड या कंबोडिया देश को देखें तो वहाँ के कई जगहों और प्रांतों के नाम संस्कृत से इंस्पायर्ड हैं। इनफैक्ट कंबोडिया का नाम उनके राजा कंबोजा से पड़ा, जो खुद भारत से वहां गए थे। थाईलैंड में एक जगह का नाम है अयुथया, जो रामायण कथा से प्रभावित है। इनफैक्ट इंडोनेशिया और मलेशिया के रिवाज और संस्कृति में भी आपको ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। इससे ये साबित होता है कि हमारी संस्कृति और भाषा का पूरे एशिया में कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। पर दोस्तों, अब इसमें काफी लोग ये कहते हैं कि हाँ, आर्यंस ने दुनिया में बदलाव तो लाया, बट आर्यंस तो भारत के थे ही नहीं। आर्यंस तो यूरोप से आए थे और अपने साथ लाए अपनी भाषा और अपना धर्म। बट क्या ये सच है दोस्तों? तो चलिए इसी बात पे मैं आपको ले चलता हूँ पॉइंट नंबर 3 की तरफ। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आर्यंस भारत के थे ही नहीं। ये मिथ की शुरुआत 18th सेंचुरी में यूरोपियन हिस्टोरियंस ने की थी, और ये कहा था कि आर्यंस यूरोप से आए थे और अपने साथ लाए अपनी भाषा और अपना धर्म, जो आज हिंदू धर्म से जाना जाता है। There streams a horde of swordsmen led by a swaying figure in an outlandish chariot. The hymns in the Rig Veda make it clear that the mobile, cityless Aryan invaders differed at every point from the long static citizens which they invaded. बट आज के हिस्टोरियंस इस बात को नहीं मानते। तो आइए देखते हैं आर्यंस की शुरुआत कैसे हुई थी। पिछले 10-15 सालों में ऐसे कई एंथ्रोपोलॉजिकल और जेनेटिक रिसर्च किए गए जो बताता है कि आर्यंस भारत में 40,000 साल से अपने जेनेटिक लाइन को बरकरार रखते आ रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि आर्यंस का यूरोप से इंडिया में मास माइग्रेशन कभी हुआ ही नहीं।
नए जेनेटिक लीनिएज की रिसर्च हमें ये बताती है कि वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया से लोगों ने आकर हमारे देशवासियों के साथ अपना घर बसा लिया। इसी कारण हमारे देश के जीन पूल में आपको इतने वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। हमारे देश ने उन लोगों को अपनाया और उन लोगों ने हमारे देश में बसकर हमारी भाषा और सभ्यता को अपनाया। आर्यन बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है लर्न्ड एंड नोबल, यानी शिक्षित और महान। अगर हम वेद की किताबें भी पढ़ें तो भारी सभ्यताओं का हमारे देश में प्रवास करने का कोई जिक्र ही नहीं है, बल्कि उसमें यह बताया गया है कि हमारी सभ्यता और भाषा ने कई और सभ्यताओं का निर्माण किया। हमारे वेदों में राजा परस के बारे में लिखा गया है जिन्होंने पर्शिया में अपना राज्य बसाया था। आज पर्शिया ईरान के नाम से जाना जाता है। ये लाता है हमें पॉइंट नंबर 4 की तरफ। क्या हमारा देश हमेशा से भारी ताकतों से हारता आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से। इंडस सिविलाइजेशन के दौरान 3500 साल तक भारत देश पर एक बार भी आक्रमण नहीं हुआ था। फिर 260 BC में भारत का संघीकरण यानी यूनिफिकेशन हुआ। उसके बाद फिर 1000 साल तक भारत पर कोई हमला नहीं हुआ। जब ये सब चल रहा था तब आज के काफी सभ्यताओं का तो निर्माण भी नहीं हुआ था। ये दिखाती है कि हमारी सभ्यता कितने दिनों से अटूट चली आ रही है। जब मुगल हमारे देश में आए तो जिस जगह को लूटने के मकसद से वे आए थे उसे लूटने के बजाय वे वहां बस गए। भारतीय लोगों ने उन्हें अपना लिया और अपनी सभ्यता में बसा लिया। इसलिए हमारी सभ्यता मुगल्स के अंदर भी फलती फूलती रही। क्या आपको पता है कि उनके शासन के दौरान इंडिया का GDP पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा था। ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो उस वक्त भी हम दुनिया के लीडिंग मैन्युफैक्चरर यानी सबसे श्रेष्ठ उत्पादक थे। इनफैक्ट उस समय जब भारत पर ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश राज ने हम पे कभी भी डायरेक्टली रूल नहीं किया। भारत का काफी हिस्सा रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट संभालती थी जो भारत का 40% लैंड ऑक्यूपाई करती थी। जब ब्रिटिश राज ने भारत छोड़ा तब भी हमारे देश में 500 से ज्यादा रियासतें थी। अगर हम हमारी हिस्ट्री से यूरोप की हिस्ट्री को कंपेयर करें तो वहाँ शायद ही ऐसा कोई देश मिले जिस पर बार बार हमला ना हुआ हो, बल्कि आपस में भी ये देश लड़ते ही रहते थे। उनमें से ऐसी कई सभ्यताएं ऐसी भी हैं जो सिर्फ 1200 साल पुरानी हैं और कितनी जो अपनी शुरुआत से लेकर अब तक पूरी तरह बदल चुकी हैं। उनका धर्म भी पूरी तरह से बदल गया है और कई हद तक भाषा भी। हमारे देश में वैदिक मंत्रों का उच्चारण अभी भी सुना जाता है और वह कंटिन्यूटी तब से लेकर अब तक दिखती है। उसकी तुलना में अगर हम इजिप्ट को देखें तो क्या आप सोच सकते हैं कि वो अपनी एंशिएंट भाषा बोल रहे हो या फिर एंशिएंट ममीज की तरह अपने मृत परिवार को प्रिजर्व कर रहे हो? हमारे देश का वैदिक धर्म एंशिएंट इजिप्ट के समय पर ही था। सो फ्रेंड्स, हमने ये तो जान लिया कि भारतीय संस्कृति ने दुनिया में कितना बड़ा योगदान दिया, पर फिर आप ये सोचते होंगे कि हमारा देश दुनिया के सामने पिछड़ा यानी बैकवर्ड क्यों दिखाया गया? ये लाता है हमें पॉइंट नंबर 5 पे। 2 निहित स्वार्थ यानी 2 वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसे थे जिन्होंने हमारे देश का सच छुपाकर अपना बहुत बड़ा फायदा उठाया। वह 2 निहित स्वार्थ थे द इस्लामिक आर्मीज एंड द ब्रिटिश एम्पायर। इस्लामिक फौज हमें लूटने का मौका ढूंढती थी और ब्रिटिश साम्राज्य को हम पर हुकूमत करने का बहाना चाहिए था। हमारे देश के पूरे इतिहास को अपने मन मुताबिक बदलने के बाद उन्होंने दुनिया को गुमराह करने के लिए भारत का एक अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य रूप दिखाया और हम पे आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश के इस महान इतिहास को दुनिया के सामने दबा दिया गया और इसकी वजह से आज भी हमारे देश का इतिहास काफी लोगों से छुपा हुआ है। तो दोस्तों, आखिर में आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सारी लड़ाइयाँ सिर्फ सेनाओं के साथ नहीं लड़ी जाती और सिर्फ बल से नहीं जीती जाती। इतिहास सिर्फ रूलिंग मेजॉरिटी और इकोनॉमिक साइकिल्स के आधार पर नहीं देखी जाती। सभ्यता विजय तब मानी जाती है जब वो अपने आदर्शों और विचारों को संभालने की क्षमता रख पाए और उस पर नए विचारों और सभ्यताओं को अपना पाए। आज फिर पूरी दुनिया की नजर भारत पे है। आज फिर हम दुनिया के पोटेंशियल सुपर पावर्स में से एक माने जाते हैं और जब हम अपने भारतीय संस्कृति और इतिहास पे गौर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारी सभ्यता दुनिया की सबसे सफल सभ्यता क्यों मानी जा सकती है। एंड दैट्स व्हाई वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री, आवर हेरिटेज एंड आवर पीपल। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखकर अपने देश पर गर्व महसूस किया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति और असली इतिहास के बारे में पता चले। जय हिंद।